ठीक है मेरे प्यारे अमेरिकी देशभक्तों, आप जानते हैं मैं अमेरिका से कितना प्यार करता हूं। मैं अमेरिकियों की उस भावना की सराहना करता हूं जिसमें वे अमेरिका को इस्लामीकरण के प्रयासों के खिलाफ हमेशा तैयार रहते हैं। मैं गवर्नर ग्रेग एबॉट, कांग्रेसमैन रैंडी फाइन और कुछ अन्य अच्छे राजनेताओं का प्रशंसक हूं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ अच्छे लोग ही काफी नहीं है, क्योंकि हमारा दुश्मन एकजुट है और अपने विचारधारा के मकसद के लिए बहुत समर्पित है। उन्होंने हमारी नौकरशाही, हमारे राजनीतिक तंत्र, यहाँ तक कि सेना में भी सफलतापूर्वक घुसपैठ कर ली है। मैं वास्तव में एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक अमेरिकी देशभक्त सैनिक यह बता रहा था कि अमेरिकी सेना में इस्लामवादियों द्वारा घुसपैठ की जा रही है जो अपनी जहरीली इस्लामवादी विचारधारा फैला रहे हैं। मैं उन्हें गद्दार नहीं कहता, वे अपने मकसद के प्रति सच्चे हैं। आपको भी अपने मकसद के प्रति सच्चा रहना चाहिए। इस्लाम और पश्चिम कभी एक नहीं हो सकते, वे पूरी तरह अपने मकसद के लिए समर्पित हैं। हमें भी अपने मकसद के प्रति समर्पित रहना चाहिए, जो है हमारे हितों की रक्षा करना, पश्चिमी मूल्यों पर आधारित पश्चिमी हितों की रक्षा करना। बहुसांस्कृतिकता असफल हो गई है और इस्लामवाद इसमें सबसे आगे है। इस्लामवादी तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी दुनिया इस्लाम के आगे नहीं झुकती। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसे देखें दोस्तों। असल में इन वीडियो को दिखाने से पहले मुझे आपको थोड़ी जानकारी देनी है। इन लोगों को देखिए, बाईं ओर जो है वो है हसन पिकर। वो एक एंकर बेबी है। उनका जन्म न्यू जर्सी में हुआ, लेकिन तुरंत तुर्की ले जाया गया क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वे पश्चिमी आदर्शों से बिगड़ जाए। 90 के दशक में अधिकतर मुस्लिम माता पिता यही सोचते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे हाथ से निकल जाएं और इसी तरह बताते थे, अगर हम अपने बच्चों को अमेरिका में पालेंगे तो वे अमेरिकियों जैसे बन जाएंगे। वे नाइट क्लब जाना शुरू कर देंगे, शराब पीना और जुआ खेलना शुरू कर देंगे और वे व्यभिचार करेंगे वगैरह वगैरह। कई मुस्लिम माता पिता अपने बच्चों को मूल मुस्लिम देशों ले गए, लेकिन कई वहीं रुक गए। अब आप इसकी कीमत चुका रहे हैं। लिंडा सरसूर और ये दो अन्य महिलाएं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है, ये उसी का परिणाम है। तो हर किसी ने अपने बच्चों को वापस नहीं ले जाया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने बच्चों को वापस ले जाया और जहां उनकी परवरिश हुई, जैसे कि हसन पिकर, उसकी परवरिश तुर्की में हुई और वह वहां 18 साल की उम्र तक रहा। वह अमेरिका, ईसाइयों और यहूदियों से नफरत करते हुए बड़ा हुआ, जैसे तुर्की में बाकी सभी लोग। शायद हर कोई नहीं, लेकिन आप जानते हैं वह एर्दोगान के इस्लामिस्ट दौर में बड़ा हुआ, जो पश्चिम से नफरत करते हैं और इसे छुपाते नहीं। फिर वह वयस्क होकर अमेरिका लौटा। अब वह अमेरिका के बारे में अच्छा नहीं कहती। उसने कहा अमेरिका 11 सितंबर जैसे हमले का हकदार था और वह फांसीवादी देश है। यह मुस्लिम देशों पर बमबारी करता है और अमेरिका के साथ जो भी गलत हो रहा है वो सब उसका हकदार है। वो अमेरिका से नफरत करता है, वो इसे छुपाता भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका इसकी इजाजत क्यों देता है। मुझे समझ आता है कि अमेरिका इसकी इजाजत क्यों देता है, क्योंकि इन लोगों को संवैधानिक स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं और वे उसका फायदा उठा रहे हैं। माफ कीजिए, यह मैकपाई मुझे परेशान कर रही है। मुझे नहीं पता कि आप इसे सुन सकते हैं या नहीं। अगर आप सुन सकते हैं तो कृपया इसे नजरअंदाज करें, लेकिन यह मुझे वैसे भी परेशान कर रही है। दूसरी महिला ही मुख्य और वीडियो की स्टार है। उसका नाम अब्बर कवास है, जिनका जन्म न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी मुस्लिम माता पिता के यहाँ हुआ था। वह अमेरिका से नफरत करती है, हमास और इस्लामिक जिहाद का खुलेआम समर्थन करती है और कहती है कि अमेरिका को 11 सितंबर जैसी घटना का हक था, जैसे हसन पिकर ने कहा। वह, उसके माता पिता और जब 11 सितंबर हुआ था तब उसकी उम्र क्या थी यह मुझे नहीं पता। मैं मान रहा हूं कि वह अपनी 20वीं में है, तो शायद वह उस समय एक छोटी बच्ची रही होगी। क्या आपको वो वीडियो याद है जिसमें कुछ फिलिस्तीनी 11 सितंबर के वक्त खुशी से नाच रहे थे? उसके माता पिता और वो खुद भी उन लोगों में शामिल होते। लेकिन सोचिए क्या, यही है हमारे राजनीतिक माहौल या हमारे सिस्टम की हालत। ऐसे लोग जो खुलेआम उस देश से नफरत करते हैं जिसमें वे रहते हैं, फिर भी उस देश की सरकार या राजनीतिक व्यवस्था उन्हें रोकने में असमर्थ है। ये हमारे राजनीतिक सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहता है। हमने ये ऑस्ट्रेलिया में देखा है, हमने ये ब्रिटेन में भी देखा है। ब्रिटेन इसका सबसे बुरा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। हिजाब या बिना हिजाब वाली मुस्लिम महिलाएं ऑस्ट्रेलिया से नफरत करती हैं। वे ऑस्ट्रेलिया में कुछ अच्छा नहीं देखती, फिर भी राजनीतिक पदों पर हैं। अब यह महिला भी न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने के बाद
पद पर आने वाली है। यह चिंता की बात है। हमें ग्रेग एबॉट्स और रैंडी फाइन जैसे सैकड़ों लोगों चाहिए। इस महिला की बात सुने। और इसलिए जैसे कि और ये पाते हुए कि आप जानते हैं पूंजीवाद, नस्लवाद और श्वेत वर्चस्व की व्यवस्था वगैरह, ये सब इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल भी ज़मीनें कब्ज़ाने और संसाधन छीनने के लिए हुआ है। ये एक लंबी प्रक्रिया रही है। हम बस उसी सिलसिले की झलक देख रहे हैं। है ना, 11 सितंबर के साथ। 11 सितंबर 11 सितंबर अमेरिका द्वारा इन गरीब तीसरी दुनिया के देशों का शोषण करने की अभिव्यक्ति थी। वो अमेरिकी इतिहास के बारे में पूरी तरह अनजान है। उसे गिल्डेड एज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ना ही अमेरिका की उपनिवेशवाद खत्म करने में भूमिका के बारे में पता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं, रूजवेल्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से पहले शर्तों की एक लंबी सूची में चर्चिल और चार्ल्स डी गॉल से कहा था कि उन्हें नए विश्व व्यवस्था में शामिल होना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दूसरे छोर पर अमेरिका ने उपनिवेशवाद खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। अमेरिका ने चर्चिल और चार्ल्स डी गॉल को अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वह एक नई, अधिक सौम्य विश्व व्यवस्था की ओर देख रहा था। लेकिन ये लोग अपनी शिकायतों के साथ फिर से वजह यह है कि वो अमेरिका या अमेरिकी इतिहास के बारे में जानने में रुचि नहीं रखती, क्योंकि वह अपने सिर पर पहने हुए इस कपड़े के प्रति वफादार है। वो हमेशा उसी के प्रति वफादार रहेगी। उसे अमेरिका की कोई परवाह नहीं है। उसके दिल के करीब कोई अमेरिकी हित नहीं है और वह सचमुच 11 सितंबर को तर्कसंगत ठहरा रही है। हम इसे क्यों सहन करें? हमें इसकी जरूरत नहीं है। बात करो, तुम्हें इसे सहन करने की जरूरत नहीं है। इसे बर्दाश्त मत करो। इसी कारण मेरा रवैया और सख्त होता जा रहा है। मैं कह रहा हूं, ये लोग बार बार ब्रिटिशों को उपनिवेशवाद के लिए दोषी ठहराते हैं और कहते हैं, तुमने हमें उपनिवेश बनाया, इसलिए हम यहाँ हैं। जानते हो क्या? ब्रिटेन ने तुम्हें उपनिवेश बनाया, जैसे पहले की सभ्यताओं ने किया। लेकिन ब्रिटेन को तुम्हें यहाँ आने देना नहीं था। वो तुम्हारे देशों में जबरदस्ती गया, जैसे तुम गए थे जब तुम्हारे पास ताकत थी। अगर मैं कहूं कि अमेरिका तुम पर बम गिरा सकता है, लेकिन तुम्हें वहां घुसने नहीं देगा, तो कैसा लगेगा? अगर मैं कहूं कि ब्रिटेन तुम्हें उपनिवेश बना सकता है, लेकिन घुसने नहीं देगा, तो कैसा लगेगा? हम ऐसा कर सकते हैं। ये प्रवासी यूरोप में उमड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने उनके देशों पर बम गिराए। अमेरिका तुम्हारे देश पर बम गिराता रहेगा, लेकिन तुम्हें अंदर नहीं आने देगा। अमेरिकियों और पश्चिमी लोगों को ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनकी उदारवादी सोच है। उन्हें इतना उदार होने की जरूरत नहीं है। मानव इतिहास में कभी भी किसी भी सभ्यता ने खुद को गलत नहीं कहा है। यह एकमात्र समय है जब पश्चिम खुद किसी बेवकूफ़ी भरे अपराध बोध में डूबा हुआ है, जबकि आपको अपने अतीत के लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने अतीत के लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पश्चिम ने दास्ता से लाभ उठाया, लेकिन पश्चिम ने ही दास्ता को समाप्त भी किया। पश्चिम ने बाकी दुनिया को भी दास्ता समाप्त करने के लिए मजबूर किया। हाँ, पश्चिम ने आपको उपनिवेश बनाया और आज़ाद भी किया। भारत को राजनीतिक तरीके से आज़ादी मिली, युद्ध से नहीं। और मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ और भी बारीकियां थीं। ये पूरी तरह से उनकी भलाई के कारण नहीं था। हम पश्चिम की आलोचना इसलिए क्यों कर रहे हैं कि अपने हित साधते समय वह 100% भला नहीं होता। किसी और सभ्यता ने ऐसा कभी नहीं किया। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि हमें इन लोगों से कोई उपदेश लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग चाहेंगे कि अमेरिका अंदर से ही बिखर जाए। वे चाहते हैं कि हर पश्चिमी देश अंदर से बर्बाद हो। हम ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा भड़ास निकालने लगा था। मुझे बहुत गुस्सा है। मुझे गुस्सा आता है कि पश्चिम में कुछ मूर्ख लोग इन लोगों के साथ हैं। इसलिए मुझे वोक राइट से भी नफरत है। वे यहूदियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे लगता है अमेरिका में लगभग 6 मिलियन यहूदी है, जिनमें से 1 मिलियन न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका के सबसे यहूदी राज्यों और शहरों में से एक है। और जैसे पश्चिम में हमारे पास उपयोगी, जागरूक, बेवकूफ़ लोग हैं, गोरे लोग जो जागरूक हैं, वैसे ही हमारे पास जागरूक यहूदी भी है जो इन लोगों के साथ मिल रहे हैं, जो उन्हें पहला मौका मिलते ही उनके खिलाफ हो जाएंगे। मेरा मतलब है कि आप यहूदियों से नफरत नहीं कर सकते, वोक राइट।
यहूदियों से उसी कारण नफरत करते हैं जिन कारणों से उन्हें अपनी कम्युनिटी से भी नफरत करनी चाहिए, क्योंकि गोरे समुदाय में भी वोक लोग होते हैं। तो अगर आपके पास ब्लीडिंग हार्ट, लेफ्टी वोक, सोशलिस्ट, इस्लामिस्ट, सिंपिंग यहूदियों में वोक लोग हैं, तो वही चीज गोरे समुदाय में भी है। तो फिर आप यहूदियों को सामूहिक रूप से क्यों दोष देते हैं? यहूदी, इजराइल और उसका राज्य, इसीलिए मुझे इजराइल पसंद है। इजराइल इन लोगों को रोक रहा है। क्या आपको लगता है इजराइल गिरने के बाद ये रुकेंगे? क्या आपको लगता है वे कहेंगे, अमेरिका तुमने इजराइल को छोड़ा, अब हम तुम्हें छोड़ देंगे, अब हम अमेरिका को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे? इन इस्लामिस्टों की बातें सुनिए। वे कहते हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस्लाम हर अमेरिकी घर में ना पहुंच जाए। उनका मतलब क्या है? पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया पर राज करने के लिए आया है। कोई भी मुसलमान तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक इस धरती का हर निवासी मुसलमान न बन जाए। हमारे पास ये उपयोगी मूर्ख है, दोनों, वोक लेफ्ट और वोक राइट। और बहुत बार जब लोग हमसे किसी हमले के बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए कहते हैं, तो अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, है ना, आप जानते हैं, हम में से बहुत से लोग ऐसे इलाकों से आते हैं जिन्हें उपनिवेश बनाया गया था, ऐसे इलाकों से जहां युद्ध चल रहे हैं, है ना? तुम्हें उन इलाकों में डिपोर्ट कर देना चाहिए और मैं अमेरिका से आग्रह करूंगा कि वह उन पर और ज्यादा बमबारी करे। अक्सर ये अमेरिका या यूरोप की नीतियों के कारण होता है। मुझे लगता है हम इस पर जोड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें उन लोगों के किए आतंकवादी हमले के लिए माफ़ी भी मांगनी होगी। और फिर नरसंहारों और गुलामी वगैरह के लिए कोई माफ़ी या मुआवजा नहीं है। ये मुझे बहुत ही निंदनीय लगता है। वो अपनी बात सही से नहीं कह पा रही क्योंकि उसे शंका है कि ये कहना चाहिए या नहीं। उसने 11 सितंबर और हर आतंकवादी हमले को अमेरिका की नीतियों के कारण सही ठहराया और कहा कि इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। उसने न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट की डेमोक्रेटिक प्राइमरी अभी जीती है। मैं जितना जोर दूं उतना कम है। इसकी गंभीरता पर ये लोग भविष्य के कानून बनाएंगे। ये लोग मुस्लिम ब्रदरहुड केयर, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रति सहानुभूति रखते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, उनके प्रवक्ताओं ने खुलेआम ये बात कही है। वे एक ऐसे लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं जहां 2028 या 2030 तक उनके पास 50 कांग्रेस पुरुष और महिलाएं होंगी। यही उनका घोषित लक्ष्य है। ऐसा लगता है अमेरिकी मदद कर रहे हैं। अब मैं बाई ओर वाली महिला की ओर बढ़ता हूं। डारिएलिसा एविला शेवेलियर का जन्म फ्लोरिडा में डोमिनिकन या हैतियन माता पिता के यहाँ हुआ था। उसने इस्लाम धर्म अपनाया और कहा कि फिलिस्तीन ही उसके लिए सबसे अहम है। अगर ऐसा है तो शायद उसे गाजा भेज देना चाहिए। यही तो हमें करना चाहिए। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन जाहिर है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कानून है। हमारे पास ऐसे जागरूक बेवकूफ़ लोग हैं जो हमें ऐसा करने नहीं देंगे। वह खुलेआम अमेरिका से नफरत करती है, उसे एक शर्मनाक देश कहती है और एक ऐसे संगठन का हिस्सा थी जो इसके खत्म होने की मांग करता है। वह एक ऐसे संगठन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरी तरह से विघटन की मांग कर रहा था। उन्होंने न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीती। आइए इस अमेरिका विरोधी महिला से मिलते हैं। ये है वो। हम सभी एक ऐसे प्रतिनिधि के हकदार हैं जिसे एपैक ने नहीं खरीदा हो, लेकिन जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड ने खरीदा हो। मैं अपने परिवार में भी एकमात्र मुस्लिम हूँ। मैंने 3 साल पहले इस्लाम कबूल किया था। दरअसल उस दोस्त से मिली थी जिसने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उसने मुझसे पूछा, तुमने 4 साल तक रोजे क्यों रखे और फिर भी तुमने अपनी शहादा नहीं पढ़ी? वो आज यहाँ हैं। जब उन्होंने सवाल किया, मैंने सोचा ये अच्छा सवाल है और मैंने खुद से सोचा कि आखिर क्यों मैंने अब तक ये कदम नहीं उठाया था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे सारे मुस्लिम दोस्त भी आयोजन में आ रहे थे और सामाजिक न्याय के इन मंचों पर जो अनुग्रह, प्यार और जुनून उनमें था, उसी ने मुझे इस धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि हम सब जगहों पर जहाँ भी मैं हूँ, उसमें मैं भी वही प्रतिबिंबित कर रही हूँ। और यही आप जानती हैं, इंशाल्लाह अगर हम कांग्रेस तक पहुँचते हैं तो हम सत्ता के गलियारों में भी उसी को प्रतिबिंबित करें। तो हम पहले से ही कांग्रेस में इल्हान उमर और राशिदा तलेब से निपट रहे हैं। ये महिला भी होगी और वहाँ और भी मुसलमान होंगे।
और भी सांसद पुरुष और महिलाएं होंगी, और भी मुस्लिम सांसद पुरुष और महिलाएं कांग्रेस में होंगी। ये कैसे अच्छी बात है। ये लोग फिर से छुपा नहीं रहे कि ये कौन है। ठीक है, यह किसी फिल्म जैसा नहीं है जहां आप जानते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश कर रहा है और CIA को इसकी भनक लग गई है और उनके इरादों को समझना बहुत मुश्किल है। इन लोगों ने अपने विचार साफ बता दिए हैं कि ये क्या चाहते हैं। अगर अब भी आप सोचते हैं कि ये लोग सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन तक रुकेंगे तो मुझे खेद है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे पास अफगानिस्तान में समुद्र किनारे की प्रॉपर्टी बेचने को है। आइए इसे देखें, यह वही महिला है। बधाई हो न्यूयॉर्क 13 के मतदाताओं, आपकी अगली कांग्रेस वुमन उस संगठन की संस्थापक है जो अमेरिका और पश्चिमी सभ्यता के विनाश की मांग करता है। बस यही है वो मार्क मकबर अमेरिका। यही है CU अपार्थेड डाइवर्स, CUACUAD। हम पश्चिमी लोग पश्चिमी सभ्यता के विनाश के लिए लड़ रहे हैं और वैश्विक दक्षिण के हर मुक्ति आंदोलन के साथ एकजुट हैं। हमारी इंतिफादा एक अंतर्राष्ट्रीयवादी है। हम सभी की मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं और हर जनसंहारकारी नस्लवादी शासन का विरोध करते हैं जो उपनिवेशित लोगों की मानवता को कमजोर करता है। जैसे जैसे अमेरिकी चेतना में जड़े जमा चुका फांसीवाद और अधिक स्पष्ट और अटल होता जा रहा है, हम वैश्विक दक्षिण के उग्रवादियों के साथ जुड़ाव और मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। वे उग्रवादी कौन हैं? ISIS, तालिबान, बोको हराम। वे उनके निर्देशों की तलाश कर रहे हैं जो अत्याचार और प्रभुत्व के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं, जो साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था की नींव हैं। अगर अमेरिका गिरा तो दुनिया की अच्छाई भी गिर जाएगी। मैं ये बात मजाक या सिर्फ बयानबाजी में नहीं कह रहा हूँ। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता है। मैं वास्तव में इसमें विश्वास करता हूँ। मुझे मानव इतिहास का कोई और युग बताइए जब हमारे पास इतनी शांति थी, जब हमारे पास कोई महाशक्ति थी जो इतनी जवाबदेह थी। यह परिपूर्ण नहीं है। इसने गंभीर गलतियां की हैं, लेकिन अपने सैनिकों को मानवाधिकार उल्लंघन पर सजा भी दी है। मुझे मानव इतिहास का कोई और युग बताइए जब वैश्विक प्रभुत्वशाली, जब वैश्विक महाशक्ति ने खुद को किसी भी स्तर पर जवाबदेह ठहराया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई उदाहरण बताइए। अगर आप प्राचीन रोम में कहते प्राचीन रोम का नाश हो तो आपको सूली पर चढ़ा दिया जाता। यहाँ तक कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भी अगर आप कहते राजा को गाली या सत्ता में जो है उसका नाश हो तो देखिए आपके साथ क्या होता। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने आप अमेरिकी झंडा जला सकते हैं और कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये टिकाऊ है। अमेरिका के संस्थापकों द्वारा पेश की गई कुछ अमेरिकी मूल्य, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही एकमात्र पश्चिमी मूल्य है जो पश्चिम को हर अन्य प्रमुख सभ्यता से अलग करता है। चीन के पास गगनचुंबी इमारतें और तकनीकी प्रगति है। वे चांद पर भी पहुंच चुके हैं। इंसान भले न गए हों पर जल पहुंच जाएंगे। UAE और सऊदी अरब के पास भी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं। उनके पास भी बहुत पैसा है, लेकिन इन देशों के पास जो नहीं है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पश्चिमी सभ्यता की नींव है, लेकिन अब इसका दुरुपयोग पश्चिम के खिलाफ हो रहा है। ये लोग जिन्हें मैंने दिखाया पश्चिम के प्रति वफादार नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये लोग सार्वजनिक और राजनीतिक पद पा सकते हैं। इसका समाधान जल्दी निकालना होगा और मुझे चिंता है कि संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से अमेरिका में इन लोगों पर लगाम लगाना शायद UK की तुलना में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि UK में हेट स्पीच के कानून हैं और उनके पास ये कानून है और ये बस समय की बात है जब दक्षिणपंथी लोग इन हेट स्पीच कानूनों का इस्तेमाल वामपंथी, वोक पागलों और इस्लामिस्टों के खिलाफ करना शुरू कर देंगे। UK में ये प्रावधान है जहां होम सेक्रेटरी सिर्फ एक वजह पर किसी की नागरिकता रद्द कर सकते हैं कि वो सार्वजनिक हित में नहीं है। बस इतना ही, आपको कोई और सफाई देने की जरूरत नहीं है। और जाहिर है उन्होंने इसका इस्तेमाल शमीमा बेगम के खिलाफ किया जो एक ISIS इस्लामिस्ट थी और सीरिया जाकर ISIS के लिए लड़ने गई थी और वो अब भी वही फंसी हुई है। मुझे पता है ऐसे बस एक दो ही उदाहरण हैं, लेकिन किसी वजह से अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। संवैधानिक प्रावधानों के कारण अमेरिका में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना और भी मुश्किल है। मुझे नहीं पता
अमेरिकी इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। लेकिन जब ब्रिटेन में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी आएगी, आप मोहम्मद हिजाब की नागरिकता रद्द कर सकते हैं। और आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं। आप 5 या 6 बार ब्रिटिश नागरिकों के साथ ऐसा करते हैं, उनकी नागरिकता रद्द कर देते हैं, क्योंकि ये जनहित में नहीं है। देखिए कैसे तेजी से संस्कृति बदलती है। आगे दिलचस्प समय आने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका के पास बंदूकें हैं और अमेरिकी बंदूक रखने वाले देशभक्त हैं। यहाँ एक काउबॉय संस्कृति है। तो अमेरिका जैसा बड़ा, महान और भव्य देश, आप जानते हैं, उसे गिराने की कोशिश करने वालों को शुभकामनाएं। लेकिन यह मत सोचिए कि हम या अमेरिका अजेय है। ये मत सोचिए कि अमेरिका को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। ये लोग यहाँ अमेरिका को चोट पहुंचाने के लिए हैं। और हमें और भी ग्रेग एबट्स और रैंडी फाइन्स चाहिए।